स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, ठीक है, आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। स्टूडेंट, हमने पूर्व के वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखा। और आइए अब हम यहाँ पांच परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस टेंस के वाक्यों की जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है, देखिए, ठीक है। पहली पहचान क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह इस टेंस के वाक्यों के अंत में भी रहा था, रहे थे, रही थी शब्द आते हैं। ठीक, समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, यहाँ देखिए, आप जानते थे पास्ट परफेक्ट क्या कहते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो आप पढ़े थे बहुत पहले, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आप पढ़े थे, तो वहाँ जैसे ये वाक्य है, यहाँ देखिए क्या लिखा जाए, वह गाना गा रहा था, ऐसा लिखा जाए, तो ये वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वह गाना गा रहा था, तो इस तरह का वाक्य आपने पढ़ा था। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य आपने पढ़ा था, वह गाना गा रहा था, शीला खाना पका रही थी। तो इस तरह से जब वाक्य अंत में रहा था, रहे थे शब्द आता है, तो ये वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब इसी वाक्य में जो है समय दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, समय का उल्लेख कर दिया जाए। वह 4 बजे से गाना गा रहा था, वह 4 बजे से गाना गा रहा था। तो स्टूडेंट, ये वाक्य किस टेंस में हो गया, ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये वाक्य किसका है, वाक्य, हेलो, ये जो वाक्य है, ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो आइए अब हम इस, ठीक है, इन वाक्यों का, इस प्रकार के वाक्यों का हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, मैंने सहायक क्रिया क्या लिखा है, हैड बीन। इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हैड बीन सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी करता हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी का नाम हो, राम श्याम मोहन सोहन, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग यहाँ पर आप करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ ट्रांसलेट करने के लिए आपने यहाँ फार्मूला लिखा है। देखिए यहाँ मैंने पहला वाक्य लिखा है। देखिए, इस टेंस के वाक्यों को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किस तरह से वाक्य हम लिख सकते हैं। देखिए, पहला वाक्य हमने लिखा है यहाँ, वह 4 बजे से गाना गा रहा था। ठीक, तो ये वाक्य स्टूडेंट अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य। आप समझ सकते हैं इस बात को, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका देखिए ट्रांसलेट हम कैसे कर रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट पहले लाएंगे, उसके बाद हैड बीन, मेन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, फिर, ठीक है, यहाँ उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सिंस अपॉन फॉर, ठीक है, उसके पश्चात टाइम। अब देखिए, सिंस अपॉन फॉर, इसके बारे में मैंने, जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करना मैं सिखा रहा था, तो मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग आपको अच्छी तरह समझाया। आप पूर्व के वीडियो में आप इसको देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए, सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है। देखिए यहाँ समझ लीजिए आप, अगर वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग है, पॉइंट ऑफ टाइम, समय का बिंदु, निश्चित समय, समय का बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम, समय का बिंदु। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, देखिए, जैसे यहाँ कहा गया वो 4 बजे से गाना गा रहा है,
ठीक है। तो ये 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों पॉइंट ऑफ टाइम है? देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए जैसे ही घड़ी में घंटे की सुई 4 पॉइंट पे पहुंच गई और मिनट की सुई, घंटे की सुई जो है कहाँ पहुंच गई? 4 पॉइंट पे, और मिनट की सुई कहाँ पहुंच गई? 12 पॉइंट। ठीक, तो आप तुरंत कहते हैं 4 बज गया। क्या कितना बज गया? ठीक है, ये अब 4 बज गए हैं। तो ठीक है, तो 4 बजे का मतलब क्या हुआ? जैसे ही घड़ी में घंटे की सुई 4 पॉइंट पे पहुंची और मिनट की सुई 12 पॉइंट पहुंची, तो कहा क्या आ गया? 4 बज गया। तो इस तरह से 4 बजे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे ही 4 बजे कहा जाए, 8 बजे कहा जाए, 9 बजे कहा जाए, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, समय का बिंदु है। अच्छा, मोटी बात आप दिमाग में रख लीजिए, अगर यहाँ बजे लिखा है, बजे, ठीक है, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो तुरंत आप समझ लीजिए कि ये समय पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। यहाँ देखिए 4 बजे लिखा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ लीजिए। और ऐसे ही कहा जाए सुबह से शाम से, सुबह से, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। वह सुबह से साइकिल चला रहा है, तो जैसे ही सुबह हुआ तो तुरंत वह साइकिल चला रहा है। तो सुबह से शाम से, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जनवरी से फरवरी से, हाँ, जनवरी से फरवरी से, सन 2007 से सन 1997 से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। आप इस बात को समझ सकते हैं, इसको पूर्व की वीडियो में मैंने अच्छी तरह समझाया। ठीक, तो पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है, तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस लगाते हैं। मैंने कहा समय से पहले सिंस और पाद। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, समय का बिंदु है, तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ, और अब क्या लिख दिया? 2 घंटे यहाँ लिख दीजिए। श्यामू 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, शीला 4 घंटे से कपड़े धो रही है। ठीक है, तो 2 घंटे 4 घंटे, अब घंटे जब लिख दिया जाए तो ये देखिए, ये पीरियड हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, ये समय की अवधि है। ठीक है, ये समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम है। तो इस तरह से 2 घंटे 4 घंटे, क्यों? यहाँ निश्चित समय नहीं बताया जा रहा है, समय का अंतराल बताया जा रहा है। वहाँ 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, सीधा 4 घंटे से कपड़े धो रही है, तो इस एक समय का अंतराल, अवधि बताया जा रहा है, एकदम समय निश्चित नहीं है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। 4 घंटे 2 घंटे, ऐसे क्या कहा जाए? 2 दिनों कह दिया जाए, 2 दिनों, 5 दिनों, ठीक है, 6 वर्षों, 7 वर्षों। तो स्टूडेंट ये पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वाक्य में हम पीरियड ऑफ टाइम से पहले क्या करते हैं? फार का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम से पहले फार का प्रयोग करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। ये आपको दिमाग में रख लेना है। तो इसके विषय में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ हम देखिए, हमने वाक्य लिखा है। अब इस वाक्य का हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, वह 4 बजे से गाना गा रहा था। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह मीन्स ही, तो ही यहाँ आप लिखेंगे। ही हैड बीन, देखिए हैड बीन सब्जेक्ट, सहायक क्रिया हैड बीन, ही हैड बीन, ठीक है। वह 4 बजे से गाना गा रहा था। ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ही हैड बीन सिंगिंग, वह गा रहा था, ये सॉन्ग, गाना गा रहा था। ठीक है, कब से? 4 बजे से। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है। 4 बजे क्या है? आप समझ सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक, तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस। ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। देखिए 4 ऐसे लिखेंगे, यहाँ ओ लिखेंगे, 4 o'clock, CLOC के इस तरह से। यहाँ ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, ओ के बाद
एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, इसे ऐसे लगा देंगे। तो सिंस 4 o'clock, इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock, तो इस तरह से ट्रांसलेट हुआ। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा वाक्य लीजिए। वह 4 बजे से गाना नहीं गा रहा था। देखिए, इसी वाक्य को हम निगेटिव कर दे रहे हैं, इसी वाक्य को हम रनिंग कराते हुए चले जा रहे हैं। क्यों? ताकि आपको समझ में आए। वह 4 बजे से गाना नहीं गा रहा था। तो आप समझ सकते हैं वाक्य में यहाँ क्या आ गया? नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द का प्रयोग हो गया यहाँ पर, नहीं शब्द का, इसलिए वाक्य निगेटिव हो गया। निगेटिव, ये निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब इसका ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, फार्मूला यही है आपका, केवल यहाँ बीच में क्या आएगा? हैड और बीन के बीच में। वह 4 बजे से गाना नहीं गा रहा था, ठीक है, तो फार्मूला वही रहेगा, केवल यहाँ पे क्या करेंगे? हैड और बीन के बीच में नॉट कर देंगे। क्या करेंगे? हैड नॉट बीन, क्या लिख देंगे? हैड नॉट बीन, यहाँ पर हैड नॉट बीन, फार्मूला यही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नॉट आया है, निगेटिव है, तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे बस। अब देखिए ट्रांसलेट कैसे कर देंगे। यहाँ हुआ है 4 बजे से गाना नहीं गा रहा था, तो हो जाएगा he had not been singing, he had not been singing, वह नहीं गा रहा था। he had not been singing a song, he had not been singing a song since 4 o'clock, since इस तरह से आपने बना दी, तो ये हो गया नेगेटिव। अच्छा, अब देखिए आपका इंट्रोगेटिव। यहाँ देखिए हमने लिख दिया क्या, क्या मैं 4 बजे से गाना गा रहा था? हमें लिख दिया क्या मैं 4 बजे से गाना गा रहा था। क्या वह 4 बजे से गाना गा रहा था? अब देखिए वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ क्या सबसे प्रारंभ है? क्या वह 4 बजे से गाना गा रहा था, तो वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, अब देखिए मैंने बताया जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को पहले लाते हैं। तो यहाँ बताइए सहायक क्रिया हैड बीन है, क्या हम इसको पहले लाए? अब देखिए, अब सहायक क्रिया हैड बीन है, लेकिन ये 2 शब्दों की है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें से एक शब्द पहले आएगा। इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर एक शब्द पहले आएगा हैड, ठीक है। हैड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर वाक्य क्या सबसे प्रारंभ है तो सहायक क्रिया पहले आते हैं। अब क्योंकि सहायक क्रिया 2 शब्दों की है तो यहाँ पर क्या करेंगे? हैड बीन में से एक शब्द हैड को पहले लाएंगे और बीन को क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। इस तरह से हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। इस तरह से क्या हुआ है? 4 बजे से गाना गा रहा था। इसका ट्रांसलेट आप करेंगे, लिखेंगे हैड, ठीक। देखिए वाक्य सबसे प्रारंभ में देखिए, तो इस तरह से यहाँ इसका फार्मूला है, पहले हैड आ जाएगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही हो गया। हैड ही बीन सिंगिंग, हैड ही बीन सिंगिंग, हैड ही बीन सिंगिंग, क्या हुआ है? गा रहा था, ठीक। सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा था? सिंस 4 o'clock, सिंस
सिंस 4 o'clock। इस तरह से क्या वह 4 बजे से गाना गा रहा था, तो इसका ट्रांसलेट आपने किया हैड ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। इस तरह से आपने ट्रांसलेट कर दिया। तो ये क्या से प्रारंभ था। अब उसके बाद देखिए, अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे देखिए यहाँ देखिए क्या सबसे प्रारंभ है, ठीक। अब देखिए अगला वाक्य, वह 4 बजे से गाना क्यों गा रहा था। वह 4 बजे से गाना क्यों गा रहा था। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ गया, क्यों, ठीक। तो अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है, ठीक है, तब कैसे ट्रांसलेट करते हैं, प्रश्न सूचक शब्द के इंग्लिश पहले लाते हैं। अब देखिए आपका जो फार्मूला है इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन अब क्या रहेगा, यहाँ प्रश्न सूचक शब्द पहले लिख देंगे, ठीक, हेड के पहले प्रश्न सूचक शब्द, ठीक। इस तरह से फार्मूला यही रहेगा, इसके पहले प्रश्न सूचक शब्द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इसका फार्मूला QW, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेड होगा। देखिए पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे, बाकी फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। हाँ देखिए स्टूडेंट, अब हम देखिए इस वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें जो है प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है, ठीक है। अब इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, इस तरह से इस फार्मूला पर, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूला के आधार पर हम ट्रांसलेट करेंगे इसका। देखिए आपने जो फार्मूला लिखा था यहाँ पे, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य के लिए जो फार्मूला लिखा था, देखिए फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। केवल जो है क्या होगा, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक। हेड के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखेंगे। ये आपका फार्मूला है। अब इसके आधार पर ट्रांसलेट आप करेंगे। देखिए वह 4 बजे से गाना क्यों गा रहा था, अभी देखिए क्यों की इंग्लिश यहाँ लिखिए वाई, आप इसका ट्रांसलेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम जो है क्या करेंगे, पहले ठीक है प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश, ठीक है, वाई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट ले आएंगे, सब्जेक्ट ही, वाई हैड ही बीन सिंगिंग, वाई हैड ही बीन सिंगिंग, वह क्यों गा रहा था। वाई हैड ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वाई हैड ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना क्यों गा रहा था, ठीक है। अब देखिए सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से गाना क्यों गा रहा था, यह आपका क्या कहते हैं, यह वाक्य है, ठीक है, ये आपका वाक्य दिया हुआ है। अब इसका ट्रांसलेट आप इस प्रकार कर दिए, वाई हैड ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock, ठीक। और अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे।